नमस्कार मित्रों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हम लोग नागरिकता से संबंधित संविधान का भाग 2 पढ़े थे। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ने वाले हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार से संबंधित जो भी डाउट होंगे आपके, वो आज हम क्लियर करने वाले हों। वो चाहे सिद्धांत से संबंधित हो, जैसे आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, पृथक्करणिता का सिद्धांत, या वाद या मुकदमा से संबंधित हो, जैसे शंकरी प्रसाद या गोलकनाथ केशवानंद, जो भी केस आए थे सभी पर आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और मूल अधिकार की जो विशेषताएं हैं, मूल अधिकार क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बातों पर आज हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 12 और 13 विशेष रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यह मैं कहूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं क्लासें डालूं, जो भी मैं क्लास लूं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मित्रों, सबसे पहले प्रश्न आपका यह होगा कि मूल अधिकार क्या है। मूल क्या है? मूल का आशय यह है मित्रों कि जिसके बिना काम न चले। जैसे आप सांस लेते हैं, वजह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन न होती तो आप सांस न ले पाते। आप सब्जी बनाते हैं, उसका मूल नमक है, क्योंकि अगर आप सब्जी कितनी भी अच्छी क्यों न बनाए, चाहे जितना मसाला डाल दें, अगर उसमें आप नमक की मात्रा कम कर देंगे या नमक नहीं डालेंगे तो सब्जी महत्वहीन हो जाए, सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं रह जाएगा। तो सब्जी का मूल क्या हुआ? नमक हुआ। आप रसगुल्ले खा रहे हैं, रसगुल्ले का मूल चीनी हुआ। क्यों? क्योंकि अगर चीनी की मात्रा कम हो जाए तो क्या रसगुल्ले आपको स्वादिष्ट बताएगी? कभी नहीं बताएगी। तो मूल का आशय यह है मित्रों कि जिसके बिना काम न चले। अधिकार जिस पर आप फोर्स देते हैं, बल देते हैं, वही अधिकार है। जब आप कोई भी शब्द कहते हुए आप बल देते हैं, फोर्स देते हैं, वही अधिकार है। जैसे ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरे भाई हैं, इस पर आप जोर दे रहे हैं। ये मेरा प्लाट है, ये मेरा रूम है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जिस पर आप जोर दे रहे हैं वे अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार का आशय यह है मित्रों कि वह अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक हो, वही मूल अधिकार है। वही मूल अधिकार है। और विकास कैसे? सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का विकास हो सकता है। तो यही मूल अधिकार है। अब अधिकार कई प्रकार के होते हैं। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार। क्या? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त है, वही प्राकृतिक अधिकार है। जैसे आपको सांस ले रहे हैं, ये प्राकृतिक की देन है। आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक की देन है। आप सुन रहे हैं, ये प्राकृतिक से अधिकार हमें प्राप्त है। ये कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती कि आप क्यों देख रहे हैं, आप क्यों सुन रहे हैं, आप क्यों सांस ले रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती है। ये हमें प्राकृतिक से प्राप्त है। तो वे अधिकार जो प्राकृतिक से हमें मिला है, जो स्वयं प्राकृतिक की देन है, वो अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। और अगर प्राकृतिक अधिकार के जनक या पिता, फादर ऑफ नेचुरल अगर पूछे तो जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक है। तो ये प्राकृतिक अधिकार हुआ। और कुछ मानव अधिकार होता है। इसके अलावा मानव अधिकार भी होते हैं। क्या? मानव अधिकार वे अधिकार जो मानव होने के नाते हमें प्राप्त हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। यह अधिकार 1948 में यूएनओ के चार्टर के माध्यम से पूरे विश्व को दिया गया है, पूरे विश्व के मानव को दिया गया है। प्राकृतिक अधिकार में मानव और जंतु दोनों आ जाएंगे, मतलब कि सभी प्राणी आ जाएंगे, चाहे जीव जंतु, पक्षी, पशु, कोई भी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, सब प्राकृतिक अधिकार में आ जाएंगे। जबकि मानव अधिकार में केवल मानव ही आएंगे। और यह अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 1948 के यूएनओ के चार्टर एक्ट के तहत। उसमें 30 अनुच्छेद है, एक प्रस्तावना है। यह भी प्रश्न पूछता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, ये आप जानते हैं। तो कौन कौन प्राकृतिक अधिकार हो गए, मानव अधिकार हो गए। इसके अलावा कानूनी अधिकार है। क्या है मित्रों? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार वे अधिकार जो कानून के माध्यम से हमें प्राप्त है, कानूनी अधिकार कहलाते हैं। जैसे
संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। पहले मूल अधिकार था, अब कानूनी अधिकार हो गया, उससे मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक भारत क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इसकी सूचना ले सकता है। वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो कानूनी अधिकार हैं। मतलब कि कानूनी का अधिकार का आशय यही है मित्रों कि देश में जो कानूनी व्यवस्था के माध्यम से हमें जो अधिकार प्राप्त है वही कानूनी अधिकार है। जैसे संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, वोट देने का अधिकार, जो भी कानून से प्राप्त है हमें वही सब कानूनी अधिकार के अंतर्गत आए हैं। और चौथा कौन है? मूल अधिकार है। तो अधिकार का मोटे मोटे 4 प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक अधिकार, दूसरा मानव अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार, चौथा मूल अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो प्राकृतिक से हमें स्वयं मिला है और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिला है, वही प्राकृतिक अधिकार है। ये सभी प्राणियों के लिए है, अर्थात मानव हो या पशु हो या पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, सभी के प्राप्त है। जैसे कोई बिल्ली बच्चा दे रही है तो जैसे ही वो बिल्ली का बच्चा जन्म लेगा वैसे वो सांस लेने लगेगा, रोने लगेगी, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती है, कोई देश नहीं रोक सकता है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक अधिकार। ऐसा अधिकार जिस पर कोई जोर जबरदस्ती ना हो, जिस पर कोई भी प्रतिबंध ना लगाया जा सके, वो सब प्राकृतिक अधिकार है। मानव होने के नाते जो अधिकार यूएन चार्टर के माध्यम से 1948 के माध्यम से जो अधिकार दिए गए मानव अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार जो कानूनी तौर पर हमें अधिकार दिए गए हैं वो कानूनी अधिकार हैं। कानून के माध्यम से मूल अधिकार को तो मैं बता ही दिया हूँ कि वो अधिकार जो मानव के जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक हो, वे क्या है? मूल अधिकार है। अब सबसे पहले अब प्रश्न यह बनता है कि मूल अधिकार जो है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मित्रों ब्रिटेन के संविधान में आया। ब्रिटेन के संविधान में नहीं, ब्रिटेन में आया। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट थे, ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन थे। उस समय ब्रिटेन के सभी नागरिकों ने कुछ अधिकार मांगे, तो वहाँ के राजा किंग जॉन ने उन्हें लिखित रूप से कुछ अधिकार की घोषणा की है। उसी को घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र कब ब्रिटेन के राजा ने लिखित रूप से प्रतिपादन किया? तो 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ब्रिटेन में। और सबसे पहले संविधान में सम्मिलित करने वाला देश तो यूएसए हो गया, अमेरिका होगा, क्योंकि उन्होंने 1791 में संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को जोड़ा। उसके बाद फ्रांस के संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा जाता है। और फ्रांस की क्रांति होती है 1789 ईस्वी में, तो वहाँ का सम्राट लुई 16वां मूल अधिकार से संबंधित उल्लंघन करता है, तो उसे फांसी की सजाए इसीलिए सुनाई जाती है। मूल अधिकार से संबंधित जो उल्लंघन करता है, मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट है। मूल अधिकार को भारत में कहाँ किस देश से लिया गया? तो अमेरिका के देश में। अमेरिका में मूल अधिकार को किस रूप में कहा जाता है? तो बिल ऑफ राइट्स के रूप में, बिल ऑफ राइट्स के रूप में। तो इस तरह से ये मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकार की विशेषताएं। अगर मूल अधिकार की भारत में बात करें कि इसकी मांग, तो ये सबसे पहले 1895 में एक संविधान विधेयक आता है। सबसे पहले उसी में मांग की गई थी। और उसके बाद 1917 से 1919 तक कांग्रेस मांग की थी। 1928 में नेहरू जी मांग की थी मूल अधिकार का। और मूल अधिकार का जो प्रारूप तैयार किए थे वो नेहरू जी ही ने तैयार किए थे। लेकिन मूल अधिकार संबंधित जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष अगर पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति के मूल अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो जेपी कृपलानी थे, जो कि मैं समिति अध्यक्ष वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये मूल अधिकार हुआ। अगर मूल अधिकार की विशेषताएं अगर हम देखें तो यह न्याय योग है। कैसा है मित्रों? न्याय योग है। न्याय योग का आशय क्या हुआ कि मित्रों अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई उल्लंघन होता है तो हम इसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का ये व्यक्ति हनन कर रहा है या ये राज
खनन कर रहा है, तो ये न्याय योग्य है। इसकी जो प्राकृतिक है प्रकृति है, जो इसका स्वरूप है, इसका जो भाषा है, वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। जैसे ये कहा जाता है कि राज ये नहीं कर सकता, राज वो नहीं कर सकता। हाँ, तो ये कहाँ से नहीं नहीं आ रहा है बार बार, तो इसकी भाषा क्या हुई, नकारात्मक हुई। लेकिन फिर इसी मूल अधिकार में ही कहा जाता है कि व्यक्ति ये कर सकता है, व्यक्ति वो कर सकता है। तो क्या जहाँ पर सकारात्मक भाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी जो भाषा है, जिसका जो स्वरूप है, वो सकारात्मक भी है। तो इसका जो मूल स्वरूप या प्राकृतिक है, प्रकृति है, कैसी है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज ये है कि ये जो मूल अधिकार है, ये राज के विरुद्ध हमें प्राप्त है। राज के विरुद्ध का आशय क्या हुआ मित्रों, कि राज जो मूल अधिकार है उसे छीन नहीं सकता, साधारण कानून से इसे कम नहीं कर सकता। ये मूल अधिकार राज के विरुद्ध हमें प्राप्त है। मतलब राज के विरुद्ध का आशय यही है मित्रों कि राज कोई भी मूल अधिकार हमसे छीन नहीं सकता। हमसे मतलब कोई भी, भारत के किसी भी नागरिक से कोई मूल अधिकार छीन नहीं सकता। तो ये कैसा हुआ, मूल अधिकार राज के विरुद्ध हुआ। तो इस तरह से ये मोटा मोटा विशेषताएं हुए। इसके अलावा अगर मूल अधिकार की बात हम करें, तो ये मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को दिया गया है। तो अगर हम विदेशियों को केवल देख लें कि विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, तो नागरिक वाला तो समझो पूरा, नागरिक वाला तो पूरा मूल अधिकार मिला है नागरिक को, भारत के नागरिक को। लेकिन विदेशियों को कौन कौन सा मूल अधिकार मिला है, तो आर्टिकल आप देखेंगे 14 मिला है, आर्टिकल 19 सीमित रूप में मिला है। उसके बाद आप देखेंगे 20, 21 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक, 20 से 28 तक विदेशियों को भी मूल अधिकार दिया गया है भारत में। मतलब भारत के बाहर जो भी विदेशी भारत में रह रहे हैं, उन्हें आर्टिकल 14 दिया गया है, सीमित रूप में आर्टिकल 19 दिया गया है, और 20, 21, 22 इस तरह से 28 तक, आर्टिकल 20 से 28 तक मूल अधिकार भारत के अलावा विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। तो इस तरह से ये मूल अधिकार की विशेषताएं हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को या भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वही ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट। जब भी कभी दुनिया पूरे विश्व में जब भी कोई नया परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन होता है एक महत्वपूर्ण, तो उसे ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से तुलना की जाती है। और मूल अधिकार महत्वपूर्ण एक निर्णय था। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए एक अच्छा तत्व है, सार है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरह से ये मूल अधिकार हुए की विशेषताएं हुई। अब प्रश्न यह बनता है मित्रों कि मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार में मित्रों 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 प्रकार के मूल अधिकार ही बचे हैं। जैसे पहला आप देखेंगे समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 है। और चौथा आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 में दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर। और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो अब प्रश्न बनता है, ये पूछ सकता है कि 7वां कौन सा अधिकार था, मूल अधिकार था। तो 7वां संपत्ति का अधिकार था। कौन सा मित्रों, संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में। कहाँ पर, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में भाग 3 में। लेकिन इसमें 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। कब, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 का में रख दिया जाता है, और इसे क्या बना दिया जाता है, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। कौन सा,
कानूनी अधिकार बना दिया जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के जो ये लिखे गए हैं। 7वां मूल अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार। किस आर्टिकल में? 31 में था। और ये क्या था? मूल अधिकार था। लेकिन अब ये वर्तमान में क्या है? आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रखा गया है। और वर्तमान में क्या है? तो कानूनी अधिकार है। तो मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, भाग 3 से हटा दिया गया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मित्रों। अब इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 12 और 13 पर विशेष। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में राज शब्द की परिभाषा दिया गया। किसकी? राज शब्द की परिभाषा दिया गया। राज शब्द की परिभाषा दिया गया है आर्टिकल 12 में। राज के अंतर्गत कौन आएंगे? केंद्र सरकार, संसद। संसद में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो भी सदस्य हैं सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो भी हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर राज्यों में आप देखेंगे तो राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए या विधानमंडल के जो अन्य सदस्य हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी जैसे ग्राम पंचायत, शहरों में नगर निगम, जिला बोर्ड, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं, जो स्कूल है गवर्नमेंट, वो सभी के सभी आ जाएंगे राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा मित्रों जो भी सरकारी संस्थाएं, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, नगर कंपनियां हैं, वो भी सब राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब एक गवर्नमेंट टीचर से ले आप एसआई हो गए हैं, यूपीएसआई हो गए हैं, आप राज्य के अंतर्गत। आप दरोगा हो गए हैं, राज्य के अंतर्गत आएंगे। आप डीएम एसडीएम बन गए हैं, राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब जो भी सरकारी गवर्नमेंट में अगर नौकरी पाया है व्यक्ति, वो सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो आपको राज्य की परिभाषा में स्पष्ट हो गया होगा आज कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें, अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है, सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, मतलब मूल अधिकार के असंगत है या मूल अधिकार को छोटा करती है, कम करती है, तो ऐसी कानून या विधि को न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से उसे विधि शून्य घोषित कर देगा, उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा, रद्द कर देगा। इस यही शक्ति का आर्टिकल 13 जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है न्यायपालिका को, आर्टिकल 13 में दी गई है। आर्टिकल 13 में ही नहीं दी गई है, आप आगे भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ाने लगेंगे तो जगह जगह जैसे जैसे आती जाएंगे वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 13 में यही कहा गया है मित्रों, आर्टिकल 13 में यही कहा गया है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, विधि बनाती है, नियम विनियम बनाती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या संगत होती है, उस ऐसे विधि या कानून को न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगी, उसे रद्द घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। और इसी शक्ति न्यायपालिका के इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है। अब अगर आर्टिकल 13 को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। आर्टिकल 13 को 4 खंडों में बांटा गया है मित्रों। कितने खंडों में? 4 खंडों में बांटा गया है। ऐसे आर्टिकल 13 सब क्लास 1, आर्टिकल 13 सब क्लास 2, आर्टिकल 13 सब क्लास 3, आर्टिकल 13 सब क्लास 4। तो इस तरह से आर्टिकल 13 को 4 खंडों में बांटा गया। तो आर्टिकल 13(1) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13(1) में यही कहा गया है मित्रों कि जब संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, उस समय उससे पहले जो विधि बनाई गई थी, आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत का संविधान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसी के माध्यम से भारत सरकार चल रही थी। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, उस समय
कोई ऐसी विधि जो पूर्ण संविधान लागू होने के पूर्व कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, मूल अधिकार को सीमित करती है या असंगत है या उसे छीनने की कोशिश करती है, तो ये आर्टिकल 13 उसे विधि शून्य घोषित कर देगी, उसे रद्द कर दे, उस कानून को रद्द कर देगी, असंवैधानिक कर देती है। ये आर्टिकल 13। और आर्टिकल 12 में क्या कहा गया कि जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद से अब तक अगर भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसा नियम अध्यादेश लाती है जिससे कि भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, असंगत होता है, छीनने का वो कानून प्रयास करता है, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका विधि शून्य घोषित कर देगी, रद्द कर देगी। और इसी शक्ति को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। तो नहीं, मतलब जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होता है, इससे पहले का जो विधि और कानून है, इससे पहले का जो विधि या कानून है अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या छीनती है, तो उसे आर्टिकल 13(1) के तहत विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और संविधान लागू होने के बाद अगर कोई सरकार ऐसा कानून लाती है जिससे कि मूल अधिकार को छीनती है या कम करती है, तो आर्टिकल 13(2) के तहत उस कानून, उस अधिकार को, उस कानून को रद्द कर देगी। कौन? न्यायपालिका। तो ये आर्टिकल 13(1) और 13(2) आपका क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 13(3) की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसीलिए कहा, मोटा मोटा यही कहा जाता है कि आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई है, जबकि आर्टिकल 13 के अंतर्गत सब क्लास 3 में विधि शब्द को स्पष्ट किया गया है, परिभाषित किया गया है। मतलब विधि क्या है? अध्यादेश, आदेश, जो नियम, विनियम, कानून, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। ये बात कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 13(3) में बताया गया है। और आर्टिकल 13(4) ये सबसे पहले तो मूल संविधान में था ही नहीं, इसमें 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। उस संशोधन के तहत आर्टिकल क्लास 4 जोड़ा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 का। अब इसमें कहा गया, क्या कहा गया है? कहा क्या गया है? तो इसमें मित्रों कहा यही गया है कि भारत सरकार या संसद कोई भी कानून अगर संविधान आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके बनाती है, तो उस कानून को विधि के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। मतलब अगर सरकार या संसद कोई कानून संविधान संशोधन करती है आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन दिया गया है ना, कौन करती है? संसद करती है। तो अगर वो संसद संशोधन करती है संविधान का, तो इसे विधि नहीं माना जाएगा। क्या? विधि नहीं माना जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 13(4) में। इसी से संबंधित कुछ मुकदमा आए थे, कुछ वाद आए थे, उसी पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आर्टिकल 13 आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 13(1) में कहा गया है कि संविधान लागू होने के पहले का कोई भी विधि या कानून ऐसा है जो मूल अधिकार को छीनती है या कम कर रही थी, उसे विधि शून्य घोषित करती है आर्टिकल 13(1). और संविधान लागू होने के बाद अगर सरकार कोई कानून या विधि नियम का बनाती है, अगर वो मूल अधिकार को छीनती है, तो आर्टिकल 13(2) के तहत उसे रद्द कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को विधि का अर्थ बताया गया है। 13(4) से संबंधित कुछ मुकदमे आए थे, न्यायालय में कुछ केस आए थे। एक तरह से न्यायपालिका और संसद की लड़ाई होती है, युद्ध होता है। शुरुआत कब होता है? 1951 से। और अंत कब होता है? 1980 में। तो इसी युद्ध के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मित्रों। तो सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। कब? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में आता है। इसमें न्यायपालिका ये कहती है, सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि संसद अगर संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करती है, तो उसे उस संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर जो विधि माना जाएगा, तो अगर संविधान का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी, तो उसे आर्टिकल 12 के तहत आर्टिकल 13(2) के तहत उसे विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 13(4) में इस केस में ये कह दिया गया है कि उसे विधि नहीं माना जाएगा।
यही बात सज्जन सिंह बनाम राज्य सरकार राजस्थान केस आता है 1965 में। यहाँ पर एक यही बात दोहराई जाती है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाली बात दोहराई जाती है कि अगर न्यायपालिका कोई संसद में कोई ऐसा संशोधन करती है, संविधान संशोधन करती है, संसद कोई संविधान संशोधन करती है और आर्टिकल 368 के तहत, तो उसे विधि नहीं माना जाएगा। अब फिर उसके बाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में केस। कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में केस। यहाँ पर न्यायपालिका अपनी बात को उलट देता है। यहाँ पर न्यायपालिका कहती है कि नहीं, अगर संविधान संशोधन करके भी संसद अगर कोई कानून बनाती है, उसे भी विधि माना जाएगा, उसे भी विधि माना जाएगा। अर्थात अब अगर संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होएगा तो वहां पर न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। यहाँ पर न्यायपालिका ने अपना फैसला बदल लिया। फिर इसके 4 साल बाद 24वां संसद क्या करती है? 24वां संविधान संशोधन करती है 1971 में, और संसद ये कहती है, संसद आर्टिकल 13 सब क्लास 4 जोड़ती है और ये कहती है कि आर्टिकल 13(4) के अनुसार कि संसद अगर संविधान संशोधन करती है आर्टिकल 368 के तहत, तो उसे विधि नहीं माना जाएगा, उसे विधि नहीं माना जाएगा। ये कहाँ का किसमें? 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया। फिर उसके बाद आता है केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज केस में कहा जाता है मित्रों कि 24वां संविधान संशोधन जो हुआ है वैध है, मतलब कि अगर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है तो उसे विधि नहीं माना जाएगा। लेकिन इन्होंने आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज केस 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की जाती है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। ये बार बार पूछा जाता है कि किस केस में यह आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज। आधारभूत ढांचे क्या होता है, तो इसका निर्धारण न्यायपालिका करेगी। फिर उसके बाद संसद क्या करती है कि 42वां संविधान संशोधन करती है 1976 में, और आर्टिकल 368 में 4 और 5 जोड़ती है, खंड 4 और 5 जोड़ती है और कहती है कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है 368 के तहत, उसे विधि नहीं माना जाएगा। मतलब ये 24वां संविधान संशोधन जैसे जो इसमें बात कही गई थी वही बात को दोहराई जाती है। लेकिन फिर 1980 में मिनर्वा मिल्सवाद बनाम भारत संघ 1980 आता है। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज को दोहराया जाता है कि यही बात सत्य है कि मतलब संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकार में भी संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। मतलब संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकते। मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें आया था? तो केशवानंद भारती बनाम राज। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। पहला आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा? आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा पृथक्करणिता का सिद्धांत। कौन सा? पृथक्करणिता का सिद्धांत। और चौथा अधित्याग का सिद्धांत। कौन सा? अधित्याग का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं आर्टिकल 13 से संबंधित। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है? जैसे ये मान लीजिए अधिनियम है। क्या है? अधिनियम है। इसमें कई प्रावधान हैं। इसमें कई प्रावधान हैं। ये प्रावधान मान लीजिए मूल अधिकार को छीन रहा है, या मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, या मूल अधिकार को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रावधान पर ग्रहण लग जाएगा। क्या? ग्रहण लग जाएगी। जैसे सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है, जिस सामने लगता है उस सामने पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। ठीक उसी प्रकार से इस अधिनियम में जो प्रावधान मूल अधिकार को छीनते हैं उस पर ग्रहण लग जाता है। इसी को ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इसे समाप्त नहीं करते हैं, इस पर केवल ग्रहण लग रहा है। मतलब अगर इसमें अगर कोई संशोधन हो जाए कभी, तो ये प्रावधान फिर से
चालू हो सकता है, मतलब फिर से वैसे के वैसे चल सकता है। पृथक्करणिता का सिद्धांत क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कोई अधिनियम है, ये मान लीजिए कोई अधिनियम है, इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों में मान लीजिए एक प्रावधान मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, एक प्रावधान मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इस प्रावधान को क्या कर, इस अधिनियम से हटा दिया जाएगा। क्या हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को पृथक्करणिता का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कोई अधिनियम है, उसमें 4 प्रावधान या कई प्रावधान हैं, उसमें से जो प्रावधान मूल अधिकार को छीन रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, उस प्रावधान को इस पृथक्करणिता के सिद्धांत के माध्यम से उस प्रावधान को डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसी को पृथक्करणिता का सिद्धांत कहा जाएगा। और जबकि आच्छादन के सिद्धांत में ऐसा नहीं है, जो प्रावधान मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है उस पर केवल ग्रहण लग रहा है, इसलिए उसे ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। ग्रहण लग जाएगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इसमें संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाए तो ये फिर ग्रहण हट जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा प्रावधान वैसे का वैसे काम करने लगेगा। और जबकि यहाँ पर जो प्रावधान उल्लंघन कर रहा है मूल अधिकार को, केवल और केवल उसी को डिलीट कर दिया जा रहा है, उसी को हटाया जा रहा है। अगर इसमें यह भी कहा गया है, अगर इस प्रावधान को हटाने से इस पूरे अधिनियम का महत्व ही समाप्त हो जा रहा है, तो इस पूरे अधिनियम को ही समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो प्रावधान है मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अगर इस प्रावधान को हटाने से इस पूरे अधिनियम का महत्व ही समाप्त हो जा रहा है, अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है, तो इस पूरे अधिनियम को हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। अधित्याग का सिद्धांत क्या है? अधित्याग का सिद्धांत का आशय यह है मित्रों कि भारत का कोई भी नागरिक अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से भारत की मूल अधिकार को छोड़ नहीं सकता है, अपने स्वेच्छा से मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता है, परित्याग नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे अधित्याग या परित्याग का सिद्धांत कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता, परित्याग नहीं कर सकता। यही अधित्याग का सिद्धांत है। जबकि ये अमेरिका में है, यह सिद्धांत है, अमेरिका में कोई भी नागरिक मूल अधिकार की स्वेच्छा से त्याग सकता है, छोड़ सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है।